नमस्कार, मैं हृदय शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी 101 पे। आज की हमारी जो कहानी है दोस्तों, वो कहानी आज हमारी अंग्रेजों के भारत में आगमन से संबंधित है। अंग्रेज भारत में कैसे आए, कैसे उन्होंने यहाँ पर एंट्री की और किस तरह से अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए और उसी का परिणाम आधुनिक भारतीय इतिहास की एक कहानी है, जिसको आज हम सबसे आसान शब्दों में सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमें एक ही बार में सुनने में याद हो जाए। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखी थी कि जब अंग्रेज का जो एक जहाज चलाने वाला बंदा था जिसका नाम था ड्रेक, तो वो ड्रेक आया था और दक्षिण अफ्रीका के जो केप टाउन का जगह है, केप टाउन प्लेस है, तो उस केप टाउन पर जहाँ पर केप ऑफ गुड होप हमने आपको बताया था, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते यहाँ से पुर्तगालियों का एक जहाज जा रहा था। उस ड्रेक ने उस जहाज को लूटा और उस जहाज से उसको मिला था एक इंडियन रूट मैप, जहाँ से भारत के जाने का रास्ता उसमें लिखा हुआ था। तो उसको लेकर के वो कहाँ पहुँचता है? वो पहुँचता है सबसे पहले ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जब वो पहुँचता है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था एक ब्रिटिश एडवेंचर नाम की एक संस्था बनाता है। वहाँ के कुछ लोग उस संस्था को रजिस्टर कराते हैं महारानी एलिजाबेथ से, और उनको वहाँ से जाने की अनुमति मिलती है कि आप इसी रास्ते से जाइए और एशिया के कुछ देशों में जाकर के व्यापार करिए। लेकिन ये वहाँ से तत्काल नहीं चलते हैं। तो ये जो ब्रिटिश एडवेंचर्स जो एक कमेटी थी, ये लोग कुछ समय का इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार करने के बाद ये सबसे पहले 1608 में, मैंने आपको बताया था 1608 में अपना एक व्यापारी भेजते हैं जिसका नाम था हॉकिंस। 1609 में हॉकिंस मिलता है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, जहांगीर के दरबार में जाता है, और वो कहानी मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बता दी थी। दोस्तों, उस कहानी में मैंने आपको सुवेली के युद्ध तक की घटना बताई थी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए, और किस तरह से, हालांकि मैं समराइज करा दे रहा हूँ एक बार, कि किस तरह से सुवेली तक सबसे पहले ड्रेक के जो कंपनी के मेंबर थे, उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से एक मैग्ना कार्टा साइन कराया। उसको साइन कराने के बाद 1808 में 1608 में सबसे पहले हॉकिंस आता है भारत, और हॉकिंस 1609 में जहांगीर से मिलता है। 1609 में वो जहांगीर से एक परमिट लेता है और उसको सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिलती है। लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये अंग्रेज बड़े चालाक थे, इन्होंने सूरत में फैक्ट्री नहीं बनाई। इन्होंने कहाँ फैक्ट्री बनाई दोस्तों? इन्होंने फैक्ट्री बनाते हैं मसूलीपट्टनम में, और ये मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं। लेकिन उस समय सूरत में, क्योंकि पुर्तगालियों का बहुत दबदबा था, अगले ही वर्ष ये पुर्तगालियों के सूरत में पहुंचते हैं, वहाँ फैक्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, पुर्तगाली मना करते हैं, ये अपने उस दस्तक को दिखाते हैं, और फाइनली जब वो नहीं मानते हैं तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, और मैंने आपको बताया था सुवेली का युद्ध होता है। सुवेली के युद्ध में पुर्तगाली हार जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर वो एक फैक्ट्री लगाते हैं। मैंने आपको बताया था यूपीएससी, यूपीएससी और जो भी एग्जाम्स होते हैं इवन सिविल सर्विसेज के, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को याद रखना है कि जो सुवेली का युद्ध हुआ था, वो युद्ध में पुर्तगालियों की हार हुई थी, और फिर वो सूरत में अपना कारखाना बनाते हैं। तो मुगल शासकों के अधीन जो सूरत था, उसमें अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। वो मुगल शासकों के अधीन पहली फैक्ट्री थी दोस्तों। लेकिन इधर जो मसूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, ये मुगल शासकों के अधीन वो क्षेत्र नहीं था। इसको आपको याद रखना है। चलिए, वो कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। अब हमें उससे आगे की कहानी पढ़नी है। ये कहानी चलती रही, और ये कहानी कब तक चलती रही? ये कहानी चलती रही दोस्तों 1707। आपको ये सन याद रखना है, 1707 तक ये कहानी चलती रही। और आज का वीडियो हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपको बताने जा रहे हैं, वो हमें दो मुद्दों पर कहानी पढ़नी है। वो कौन से दो मुद्दों पर कहानी दोस्तों पढ़नी है? उनमें से पहला, एक तरफ तो हमें देखना है बंगाल में क्या चल रहा था, और एक तरफ हमें देखना है कि दिल्ली सिंहासन पर क्या चल रहा था। दोनों तरह से अगर आप कहानी सुनेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं क्या होता है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो 1707 में जो मुगल साम्राज्य है वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। कोई भी इतना प्रभावशाली शासक नहीं रहता कि मुगल शासन को वो संभाल के रखे।
और ये होते 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 जब 1713 का समय आता है तो 1713 के समय में एक उत्तरवर्ती मुगल शासक था जिसका नाम था फर्रुखसियर। दोस्तों, मुगल शासन के बारे में जो और भी पूरी डिटेल है मैं आधुनिक भारत के तत्काल बाद उसकी वीडियोस आपको देने वाला हूँ, लेकिन अभी केवल इतना ही पर्याप्त रहेगा कि मुगल शासन का जो उत्तरवर्ती शासक था जिसका नाम था फर्रुखसियर। ठीक है, तो ये फर्रुखसियर क्या करता है, ये फर्रुखसियर एक जहांदार शाह नाम के शासक को परास्त करता है और ये 1713 में उसको परास्त करता है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना पर हमें ध्यान देना है कि 1708 में बंदा बहादुर सिंह था, एक सिख जिसने बहुत ही नाक में दम कर रखी थी। ये बंदा बहादुर सिख जो था इसने मुगलों के नाक में दम कर रखी थी, तो बंदा बहादुर को भी 1708 में फर्रुखसियर परास्त करता है और लगभग 40 सिखों की हत्या कर देता है। और जब सभी में इसका एक भय व्याप्त होता है, अंत में ये जहांदार शाह को भी हरा देता है और उसको हराने के बाद उस जहांदार शाह को जब हराता है, जिस युद्ध में हराता है उस युद्ध का नाम होता है सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ के युद्ध में जहांदार शाह को भी हरा देता है। 1713 में जहांदार शाह को हराता है और ये 1717 के आसपास 1713 के बाद हराने के बाद उसके बाद वो दिल्ली पर अपना शासन बना लेता है। कौन बना लेता है? फर्रुखसियर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, याद करने का अपना उद्देश्य तो मैंने ये बताया कि मुगल काल का जो उत्तरवर्ती एक शासक था जो कि जिसका नाम था फर्रुखसियर, वो जहांदार शाह को सामूगढ़ के युद्ध में हरा देता है, बंदा सिंह को भी हरा देता है और ये जाकर के दिल्ली पर मुगल शासन करने लगता है, दिल्ली पर ये अधिकार कर लेता है। उसी समय दोस्तों क्या होता है, जब फर्रुखसियर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होता है तो 1717 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है दोस्तों। 1717 में ये जो घटना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसको हम लोग को देखना है। क्या घटना है? दो चीज़ें देखनी है। एक तो 1717 में बंगाल में जो आप जानते हो मुगल शासक जब चल रहा था तो मुगल शासक के अधीन बंगाल में वो कुछ सेनापति लोगों को वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता था और उनको वहाँ के दीवान बना दिया जाता था, उनको वहाँ के बड़े बड़े राजगीर बना दिया जाता था, लेकिन वो स्वतंत्र शासक नहीं थे। देखिए इसमें हमने लिखा है आपको, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है आप लोग को कि यहाँ पर मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान 1717 में बनता है और फर्रुखसियर प्रकरण भी 1717 में होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे, एक तो फर्रुखसियर प्रकरण और एक औरंगजेब के समय दीवान जो बंगाल का दीवान था वो मुर्शिद कुली खां था। तो क्या हुआ, फिर से एक बार रिवाइज हल्के में करिए दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप इसको याद करते चलिए। कैसे? सबसे पहले क्या हुआ था, फर्रुखसियर को मैंने बता दिया। फर्रुखसियर कहाँ आ गया था? दिल्ली सिंहासन पर आसीन हो गया था फर्रुखसियर। उसी के समय 1717 में जो बंगाल में मुर्शिद कुली खां था उसने फर्रुखसियर से विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद बंगाल का स्वतंत्र शासक नवाब बन गया। उसको हम लोग कहते हैं बंगाल का नवाब। तो बंगाल का पहला नवाब कौन बना 1717 में? याद रखना मुर्शिद कुली खां। तो ये मुर्शिद कुली खां था, ये 1717 में बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। तो दोस्तों कहानी दो तरह से चल रही है। एक तरफ तो कहानी चल रही है दिल्ली की, दिल्ली सिंहासन पर इधर फर्रुखसियर बैठता है और उधर क्या होता है, उधर बंगाल में मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र शासक बन जाता है। दोस्तों जैसे ही फर्रुखसियर दिल्ली सिंहासन पर बैठता है तो अंग्रेजों की एक टीम एक हैमिल्टन नाम के व्यक्ति के अध्यक्षता में करीब 15 लोगों की टीम फर्रुखसियर से मिलने के लिए जाती है। फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचते हैं, उसके दरबारी फर्रुखसियर से बोलते हैं कि महाराज कुछ ब्रिटिश यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ गोरे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो फर्रुखसियर सीधे सीधे मना कर देता है। फर्रुखसियर कहता है कि अभी उनसे बोल दो कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। सच्चाई क्या थी भाई, क्यों नहीं मिलना चाहता था? क्या फर्रुखसियर अंग्रेजों से डरता था? जी नहीं, अंग्रेजों से डरता नहीं था, लेकिन फर्रुखसियर को युद्ध के दौरान, जो युद्ध खासतौर से 1713 के आसपास लड़ा था, उस युद्ध के दौरान उसको एक बहुत ही जानलेवा घाव उसके शरीर में हो जाता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा पीड़ित रहता है, दर्द में रहता है
और उसकी मानसिक स्थिति भी उतनी सही नहीं रहती। तमाम तरह के वैद्य उसको देख देख के चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उसके उस घाव को ठीक नहीं कर पाता। सेनापति जब वहाँ लौट के आता है तो अंग्रेज़ों से बोलता है कि वो आपसे अभी मिलना नहीं चाहते। अंग्रेज पूछते हैं कि कारण? तो वो लोग बताते हैं, उसके दरबारी बताते हैं कि महाराज इस समय आराम कर रहे हैं और इस समय वो ज़्यादातर सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, दरबार में नहीं आते। अंग्रेज पूछते हैं इसका कारण क्या है? तो वो उनको कारण बताता है कि महाराज को ये समस्या है, ये घाव से पीड़ित हैं, इसलिए महाराज को आराम की ज़रूरत है, वो नहीं मिल सकते। तो अंग्रेज कहते हैं कि महाराज से हमारी एक विनम्र निवेदन करिएगा, उनसे बोल दीजिएगा कि हम एक चिकित्सक को भेज रहे हैं और वो चिकित्सक आपके घाव को तत्काल सही कर देगा। बहुत ही जल्दी शीघ्र वो घाव महाराज का भर जाएगा और उसके बाद अगर महाराज का मन हो तो हमसे जरूर मिले। जब उसके दरबारी फर्रुखसियर के पास जाते हैं, फर्रुखसियर से कहते हैं कि महाराज वो जो अंग्रेज आए थे अभी हाल, गोरे आए थे, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम एक बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक को बुलाते हैं और आपकी जो भी समस्या है, बीमारी है, परेशानी है, उसको हम दूर करा देते हैं। उसके बाद अगर महाराज को लगे तो हमसे मिल लें। भाई फर्रुखसियर भी तो यही चाहता था, क्योंकि जब उसके लोकल वैद्य कुछ नहीं कर पा रहे थे तो फर्रुखसियर ने आदेश दिया कि ठीक है, उसको बुलाया जाए। अंग्रेज लोग दूसरे दिन उस प्रसिद्ध चिकित्सक को लेके आते हैं और फर्रुखसियर का वहाँ पर इलाज शुरू होता है। वो चिकित्सक अपनी अच्छी और यूरोप से मंगाई हुई दवाइयों का प्रयोग करता है और महाराज को बहुत ही जल्दी, उस फर्रुखसियर नाम के उस शासक को बहुत ही जल्दी आराम होने लगता है और बहुत ही जल्दी वो सिंहासनारूढ़ होने लगता है, सिंहासन पर बैठने लगता है। अभी तक जो सिंहासन पर नहीं बैठ पा रहा था, अब वो दरबार में जाने लगता है और एक दिन वो स्वयं ही उन्हें बुलाता है। वो कहता है कि वो जो हैमिल्टन नाम का व्यक्ति आया था, जाओ उसको बुलाओ। दोस्तों, यहाँ पर उस हैमिल्टन को बुलाया जाता है, उसके साथ 15 लोग और आते हैं। फर्रुखसियर बड़े सम्मान के साथ उसको दरबार में बिठाता है और उनसे कहता है कि आप लोगों ने वो काम करके दिखा दिया जो काम अभी तक हमारे चिकित्सक नहीं कर पाए। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, आप तो जानते हो अंग्रेज लोग बहुत उल्टी चाल चला करते थे। उन्होंने कितना बड़ा यहाँ पर एक षड्यंत्र खेला, फर्रुखसियर को ठीक करा दिया। और अंग्रेज लोग बोलते हैं, बोले महाराज अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिए महाराज कि हमारे जो व्यापारी लोग व्यापार करते हैं उनसे आपके राहगीर जो चुंगी होती हैं, वो चुंगी वाले हमारे व्यापारियों से 2.5 यानी 2.5% टैक्स लेते हैं। महाराज हो सके तो उस टैक्स को माफ़ कर दीजिए, हम लोग को व्यापार करने में दिक्कत होती है। तो फर्रुखसियर कहता है हाँ, इतनी सी बात, चलिए ठीक है, आज से हम आपको लिखित आदेश देते हैं कि जाइए, अब आप व्यापार करिए, आराम से व्यापार करें और मैं एक परमिट बना के देता हूं आप लोगों को। इस परमिट को आप जिस चुंगी पर दिखा देंगे उस चुंगी पर आपसे ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। अंग्रेज खुश हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस परमिट का नाम होता है दस्तक। आपको याद रखना है, इस परमिट का नाम होता है दस्तक और ये दस्तक फर्रुखसियर देता है, बना के इस दस्तक का फॉर्मेट बना के उस पर राजसी मोहर लगा के ये अंग्रेजों को देता है, हैमिल्टन को देता है और कहता है जाइए हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार करिए, आपसे ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ये दस्तक आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा घातक परिणाम साबित होता है। दोस्तों, दस्तक को लेके अंग्रेज वहाँ से जैसे ही जाने लगते हैं तो फर्रुखसियर कुछ ज़्यादा ही दयालु बन जाता है। फर्रुखसियर कहते हैं हैमिल्टन जी रुकिए, आप एक काम और करिए। हैमिल्टन कहता महाराज क्या? बोलते एक काम करिए, आज से आप लोग अंग्रेजी में जो भी मुद्राएं ढालते हैं, जो भी सिक्के चलाते हैं, ये सिक्के सारे मुगल साम्राज्य में वैध माने जाएंगे। आपके सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में चलेंगे। अंग्रेजों का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, अंग्रेजों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों, एक पे 11, एक तो उसने दस्तक दे दी, दस्तक का परमिट दे दिया, कह दिया अंग्रेजों से जाओ फ्री व्यापार करो, तुमसे कोई 2.5% तो क्या एक पाई भी नहीं लेगा। दूसरे तुम्हारे जितने भी सिक्के चलते हैं अंग्रेजों वाले, वो सारे सिक्के सारे मुगल साम्राज्य में मान्य होंगे। क्या बात,
केवल इतनी सी चीज़ पर कि अंग्रेज़ों ने उसको ठीक कर दिया था। हो सकता है यही कारण तो है क्यों खुश हुआ वो। अंग्रेज वहाँ से निकलते हैं, अंग्रेज वहाँ से जाते हैं। दोस्तों अब चलिए आपको ले चलता हूँ बंगाल में। इधर बंगाल में क्या हो रहा था दोस्तों, आपको पता है कौन था बंगाल में? मुर्शिद कुली खां। 1717 में जब मुर्शिद कुली खां को ये सारी बातें पता चलती हैं तो ये आग बबूला हो जाता है और कहता है ये कैसे संभव है कि दिल्ली में सिंहासन पर बैठा हुआ एक शासक इनको दस्तक दे रहा है और इनसे कह रहा कि कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो अंग्रेजों के विरोध में मुर्शिद कुली खां यहाँ पर खड़ा हो जाता है। दोस्तों तो ये कहानी के बाद मुर्शिद कुली खां की यहाँ से अंग्रेजों से दुश्मनी शुरू हो जाती है। उधर बंगाल में क्या होता है, शासन सत्ता आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि सुजाउद्दीन होता है, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज होता है और सरफराज के बाद अली बर्दी खां होता है। इनका क्रम चलता रहता है। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इनको नहीं पढ़ना है। दोस्तों मैंने तमाम बुक्स से देखा है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है और अगर मिला है तो एक आध क्वेश्चन मिला है, वो अली बर्दी खां से संबंधित मिला है। और मुझे वो एक क्वेश्चन यूपीएससी में मिला है, उस क्वेश्चन में ये लिखा था कि ये बताइए कि अली बर्दी खां नाम का जो शासक था वो मराठों को कितना टैक्स देता था। तो ये क्वेश्चन मिला था कि 12 लाख चौथ मराठों को अली बर्दी खां दिया करता था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो क्या हुआ बंगाल में, मुर्शिद कुली खां था, मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन था और सुजाउद्दीन के बाद सरफराज, सरफराज के बाद कौन आया, अली बर्दी खां आता है। और उस समय चल रहा होता है 1740 का। 1740 तक हाय तौबा मचा देते हैं व्यापार में अंग्रेज लोग, क्योंकि 1717 में उन लोगों को दस्तक मिल गया था। 1717 से 1740 तक खुली लूट चालू हो जाती है हिंदुस्तान के अंदर। अंग्रेज केवल उस दस्तक का प्रयोग अपने लिए नहीं करते हैं, अंग्रेज उस दस्तक को दूसरों को भी दे देते हैं कि लो हमारा दस्तक ले लो और तुम अपनी गाड़ियों को यहाँ से निकाल लो, तुमसे कोई टैक्स नहीं लेगा। इस तरह से खुली लूट चालू हो जाती है दोस्तों। इधर क्या होता है, इधर बंगाल में अली बर्दी खां के बाद एक शासक होता है जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब होता है और इधर आप जानते हो अंग्रेजों की लूट मची हुई थी। तो यहाँ पर जो सुजाउद्दौला होता है, तो सिराजुद्दौला होता है, ये सिराजुद्दौला कम समय के लिए सिर्फ 1756 से 1757 के बीच में ये शासन करता है, लेकिन एक माइल स्टोन साबित कर देता है। एक इतनी बड़ी घटना घटती है। घटना क्या घटती है, जैसे सुजाउद्दौला 1756 में गद्दी पर बैठता है, वो सबसे पहले खुलेआम अंग्रेजों के विरोध में आ जाता है, अंग्रेजों के विरोध में आ जाता है। वहीं पर क्या होता है, कलकत्ता में अंग्रेजों ने एक अपना किला बनाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, और उस जो किला बाद में अंग्रेजों ने बनाया था उसी का एक फोर्ट और था। उस फोर्ट को याद रखना है बेटा, यहाँ पर दो किलों का निर्माण हम लोग देखेंगे आगे चल के। अंग्रेजों ने एक जो किला बनवाया था उसका नाम था फोर्ट विलियम, अंग्रेजों ने एक जो किला था उसका कलकत्ता का फोर्ट के नाम से जाना जाता था। तो कलकत्ता के फोर्ट की किलेबंदी करने के लिए अंग्रेजों ने काम शुरू किया। और दोस्तों जब ये किलेबंदी कर रहे थे कलकत्ता के किले की, तो सुजाउद्दौला को इन्होंने नहीं बताया। सुजाउद्दौला ने पूछा कि सेनापति से कहा कि जाओ पता करो कि ये बिना हमारी परमिशन के कलकत्ता के किले की किलेबंदी क्यों कर रहे हैं। एक दरबारी जाता है, पूछता है उनसे कि महाराज ने ये कहा है कि आप तत्काल इस किलेबंदी को रोक दीजिए। आप किलेबंदी को क्यों कर रहे हैं, क्यों किलेबंदी को कर रहे हैं? तो जो किलेबंदी कर रहा था उसका नाम था हॉलबेल। हॉलबेल कहता है कि हम इसलिए किलेबंदी कर रहे हैं, महाराज से बोल दो हमें थोड़ा सा फ्रांसीसियों का डर लग रहा है, फ्रांसीसियों का आक्रमण हम लोग पर हो सकता है, इसलिए फ्रांसीसियों को रोकने के लिए हम अपनी किलेबंदी कर रहे हैं। वो दरबारी लौट के आता है सुजाउद्दौला के पास, सुजाउद्दौला से कहता महाराज वो लोग कह रहे हैं कि किलेबंदी नहीं रोकेंगे और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रांसीसियों का हम पर हमला होने का डर है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। सुजाउद्दौला आग बबूला हो जाता है। सुजाउद्दौला आदेश देता है और खुद भी चल पड़ता है, निकल पड़ता है, कलकत्ते के किले पर आता है। वहाँ किले पर आने के बाद तत्काल काम रोक देता है। अंग्रेज उनको भारी बुरा कहने लगते हैं, लेकिन बुरा भला जरूर कहते हैं अंग्रेज। सुजाउद्दौला किसी को मारता नहीं है, डायरेक्टली नहीं मारता, लेकिन इनडायरेक्टली ये एक बहुत बड़ा कांड कर देता है। इतिहास के पन्नों में इसको काली घटना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी को कहते हैं ब्लैक होल की घटना। सुजाउद्दौला आदेश देता है
कि जाइए जो 143 लोग यहाँ पर हैं, इन सारे 143 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठी में बंद कर दीजिए रात भर के लिए। दोस्तों जून का टाइम था, भीषण गर्मी, 10 बाई 18 का कमरा, 10 फुट चौड़ा 18 फुट लंबा। उस काल कोठरी के अंदर गोरे जो थे, अंग्रेज जो थे, 143 लोगों को बंद करके लॉक कर दिया जाता है और उसके अंदर हॉलवेल खुद होता है। प्रातःकाल अगले दिन जब उस कोठे को खोला जाता है तो दोस्तों याद रखना है, सिर्फ 23 लोग जिंदा बचते हैं और 123 लोगों की मौत हो जाती है। दम घुटने के कारण 123 लोग उस काल कोठरी में मर जाते हैं। जो बाकी के 23 बचते हैं उनमें हॉलवेल भी बच जाता है। और यहां पर किले को तो बनाना रोक ही दिया था, किलेबंदी रोक ही दी थी, इस दुर्दांत घटना भी यहां पर घट जाती है, हॉलवेल वहां से बचता है। दोस्तों दुखित बात तो यह है कि उस जो ब्लैक होल की घटना है, उस काल कोठरी में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी थी, उनकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। हॉलवेल वहां से निकलता है, भागता है और भागने के बाद ये मद्रास पहुंचता है। मद्रास के गवर्नर से गुहार लगाता है कि महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो जब इतनी बुरी घटना घटी है, ऐसी घटना घटी है, तो तत्काल गवर्नर आदेश देता है किसको? दोस्तों यहाँ पर 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है क्लाइव, याद रखेंगे, एक तो हम लोग को याद रखना है क्लाइव। तो ये क्लाइव को याद रखना है, ये क्लाइव को और वॉटसन को, 2 लोगों के नाम याद रखना है, एक तो क्लाइव और एक एडमिरल वॉटसन। तो क्लाइव और एडमिरल वॉटसन को कहते हैं कि तत्काल जाइए, सेना को तैयार करिए और तत्काल सेना को ले जाने के बाद कलकत्ता पर जाइए और देखिए ये क्या मामला है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उन पर हमला कर दीजिए। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव स्थल मार्ग से, लैंड एरिया से, और जो एडमिरल था, वॉटसन एडमिरल था, वो जल मार्ग से दोनों तरफ से अटैक करते हैं कलकत्ता के ऊपर। जब शुजाउद्दौला को पता चलता है कि यहाँ पर हमला हो गया, तो शुजाउद्दौला से मीर जाफर नाम का व्यक्ति, जो कि उसका सेनापति था, वो उसी समय से अंग्रेजों के थोड़े पक्ष में था, अंग्रेजों से उसकी बातचीत होती रहती थी। तो यहाँ पर मीर जाफर ने कहा कि महाराज ऐसा करिए, अंग्रेजों से दुश्मनी लेने का कोई मतलब नहीं है, अच्छा रहेगा कि हम इन लोगों से संधि कर लेते हैं। तो यहाँ पर शुजाउद्दौला अंग्रेजों के इतने परचम को देखते हुए और इस समय को देखते हुए वो यही सोचता है कि ठीक है, अगर मीर जाफर तुम कह रहे हो कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर दोनों तरफ से हमला किया है, परिणाम घातक हो सकता है, तो शुजाउद्दौला यहाँ पर अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाता है। यहाँ पर संधि के लिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, आप बोर्ड पर एक बार देख लीजिए कि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होती है। और इस संधि में क्या होता है, अंग्रेजों को सिराजुद्दौला किलेबंदी का निर्माण दे देता है करने को, दस्तक स्वीकार कर लेता है और अंग्रेजों को सिक्के ढालने के लिए इजाजत दे देता है। यहां पर ये 3 घटनाएं दोस्तों घटती हैं। इन 3 घटनाओं में अलीनगर की संधि होती है। दोस्तों जो अलीनगर की संधि है ये 9 फरवरी 1757 को होती है। अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला अंग्रेजों के साथ एक प्रपत्र को साइन करता है और सारी शर्तें माननी पड़ती हैं। वो कहता ठीक है भैया, आप किलेबंदी भी कर लो, आप किलेबंदी कर लो, ठीक है भैया, आप जो दस्तक का था हम विरोध नहीं करेंगे आपके दस्तक का, आप खूब दस्तक चलाओ, जो करना है करो। एक बात और अंग्रेज कहते हैं कि ऐसा है, हमारे लोग यहाँ पर सिक्के ढालेंगे, सिक्के बनाएंगे, मनानी होनी चाहिए। कहता है ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो सिविल सर्विस की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनको विशेष रूप से इसके पॉइंट्स को याद रखना है कि कौन कौन से काम हुए थे। दोस्तों कौन कौन से काम हुए थे? पहला काम क्या हुआ था कि दस्तक को मान्य कर लिया था। दूसरा काम क्या हुआ था? किलेबंदी का निर्माण दे दिया था, करने की इजाज़त दे दी थी। तीसरा काम क्या हुआ था? तीसरा काम हुआ था कि अंग्रेज़ों से कह दिया था कि आपको सिक्के ढालना है तो ढालो, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा हम नहीं चाहते। अलीनगर की संधि हो जाती है और अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेज यहाँ पर सिक्का ढालना शुरू कर देते हैं, लेकिन
एक शर्त और अंग्रेज रखते हैं, वो कहते हैं कि सिराजुद्दौला जो भी हमें हानि हुई थी उस हानि का हर्जाना भी तुम्हें देना पड़ेगा। और आखिर में अंग्रेज धीरे 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 उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ अलीनगर की संधि 1 साल चल पाती है और सिराजुद्दौला को इतनी बुरी तरह से मानसिक प्रताड़ना शुरू हो जाती है कि सिराजुद्दौला फिर खुले आम इनके विरोध में निकल आता है और फिर ये कह देता है कि ठीक है, हम इस संधि को अब नहीं मानते, आमने सामने का युद्ध होना होगा तो आमने सामने का युद्ध ही हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम इस संधि को नहीं मानते। और मात्र अलीनगर की संधि की लाइफ टाइम होती है सिर्फ वैलिडिटी इसकी 1 साल। 1 साल के बाद अलीनगर की संधि को कोई नहीं मानता। जब अलीनगर की संधि को कोई नहीं मानता तो अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक बात होती है और यहां पर फिर अंग्रेज ये करते हैं, सोचते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब इस सिराजुद्दौला नाम के व्यक्ति को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो इसको सबक सिखाने के पहले, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास दोस्तों 25,000 से भी ज़्यादा सेना थी, इतनी बड़ी सेना बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पर अंग्रेज लोग एक कूटनीतिक चाल चलते हैं। अंग्रेज एक अपने गुप्तचर को सिराजुद्दौला के राज्य में चुपचाप सैनिक के बेस में सैनिक की भर्ती करा के भेजते हैं दोस्तों, और उस गुप्तचर से कहते हैं कि जाओ तुम ये पता लगाओ कि कैसे हम फूट डाल सकते हैं सिराजुद्दौला की सेना में। तो दोस्तों आपको याद रखना है 3-4 लोगों के नाम, जिनमें मनिकचंद, अमीचंद और मीर जाफर, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है मीर जाफर। ये जो मीर जाफर है दोस्तों, ये मीर जाफर था सिराजुद्दौला का ये सेनापति। तो ये इसका सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, और ये सेनापति को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश यहाँ से शुरू हो जाती है दोस्तों। जब ये पता चलता है कि मीर जाफर अपनी शासन सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो अंग्रेज सोचते हैं कि इससे अच्छा समय और कुछ नहीं हो सकता, और वो मीर जाफर को अपने पक्ष में मिलाने के आ जाते हैं और वो अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए दोस्तों, इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मीर जाफर को अपने पक्ष में, जो कि सुजाउद्दौला का सेनापति था, मीर जाफर को अंग्रेज अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश में जुट जाते हैं। मीर जाफर से अंग्रेज चुपचाप ये कहते हैं कि देखो ऐसा है, आपको अगर नवाब बनना है तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। हम आपको ये गारंटी देते हैं कि हम एक युद्ध करेंगे और उस युद्ध में हम आपको सत्ता दे देंगे, लेकिन आपको उस युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में लाना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यही होता है। और ये कब होता है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लासी का युद्ध। तो अंग्रेजों ने सीधे सीधे यहाँ पर चेतावनी दे दी, और चेतावनी दे दी सुजाउद्दौला को, और ये कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं तो हम आप पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इधर मीर जाफर तो बिक ही चुका था, मीर जाफर ने बहुत बड़ी गद्दारी यहाँ पर करी, लेकिन जब सुजाउद्दौला को पता चला कि शायद ऐसा कुछ षड्यंत्र हो रहा है, उसने मीर जाफर को बुलाया और मीर जाफर से पूछा कि क्यों सेनापति, हमने सुना है कुछ आप अंग्रेजों से संबंध रखते हैं। उस समय मीर जाफर ने झूठी कस्में खाई, झूठी धर्म की कस्में खाई, और झूठी कस्में खाने के आधार पर सुजाउद्दौला ने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। और दोस्तों फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घटना घटती है, जिस घटना को हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग को याद रखना है, ये महान एक बड़ा युद्ध जिसको प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये प्लासी का युद्ध कब हुआ, चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पर प्लासी के युद्ध के, क्योंकि संधि असफल हो गई थी, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफर। दोस्तों
जैसे युद्ध शुरू होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये 25,000 में से 18,000 की सेना को लेकर प्लासी के मैदान में पहुंचता है। और शुजा-उद-दौला की इतनी भारी भरकम सेना, जबकि क्लाइव की सिर्फ और सिर्फ 300 सैनिक थे। इधर 300 सैनिक और उधर 18,000 की सेना। फिर भी युद्ध का परिणाम किसकी तरफ रहा था? सब जानते हैं, अंग्रेजों की तरफ। क्योंकि जैसे ही आक्रमण शुरू होता है, मीर जाफर की तरफ सारे सैनिक खड़े हो जाते हैं। शुजा-उद-दौला का एक भी सैनिक हमला नहीं करता और उधर उनके 300 सैनिक जैसे ही आगे बढ़ते हैं, शुजा-उद-दौला चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, मीर जाफर से हाथ जोड़ के विनय करने लगता है कि युद्ध लड़िए। मीर जाफर जोर जोर से हंसने लगता है और वो समझ जाता है कि कहानी बदल चुकी है और युद्ध के मैदान से शुजा-उद-दौला अपने घोड़े पर तेजी से भागता है, घोड़े पर सवार होता है, रथ से उतरता है, घोड़े पर सवार होता है। दोस्तों, उस समय ये माना जाता है, एक बुक में लिखा हुआ है कि एक बहुत ही लोहे की बख्तरबंद गाड़ी में ये था, वहाँ से जाकर के घोड़े पर बैठता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। तो शुजा-उद-दौला वहाँ से भाग जाता है। ये युद्ध बिना युद्ध हुए ही अंग्रेज़ों के पक्ष में युद्ध चला जाता है दोस्तों। और अंग्रेज़ों के पक्ष में यहाँ पर मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। मीर जाफ़र नवाब बनता है और 1757 से 1760 तक मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन जाता है। यहाँ पर होता क्या है, बंगाल का नवाब तो बनता है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों की एक छोटी और बड़ी, चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये कठपुतली की तरह काम करने लगता है। तो मीर जाफ़र लेकिन नवाब बनने से पहले दोस्तों आपको याद रखना है, 3 करोड़ रुपए मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों को देने पड़ते हैं। क्योंकि अंग्रेज इससे शर्त पहले रख देते कि हम तुम्हें नवाब तो बनाएंगे, लेकिन इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो 3 करोड़ रुपए, उस समय 3 करोड़ रुपए की कीमत आप जान सकते हो। तो 3 करोड़ रुपए मीर जाफ़र नवाब बनते समय अंग्रेज़ों को देता है। अंग्रेज और भी मांग करते रहते हैं, अंग्रेज कंटिन्यू मांग करते रहते हैं। ये 4 साल का समय मीर जाफ़र के लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। एक तरफ इसने विश्वासघात किया था, लेकिन इस विश्वासघात करने के बाद इसने कभी भी ऐसा अपने आप को महसूस नहीं करा पाया कि वह एक वास्तविक नवाब बंगाल का है भी। क्योंकि अंग्रेजों ने इतना दबाव बना रखा था, हर दूसरे तीसरे दिन लाखों रुपए की डिमांड करने लगते थे। आखिर में 1757 से 1760 तक ये शासन करता है। उसी समय एक घटना घटती है दोस्तों। 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच युद्ध होता है और अंग्रेज डचों को बुरी तरह से परास्त कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेज डचों को परास्त करते हैं। उसी समय ये आरोप लगाया जाता है कि मीर जाफ़र के ऊपर कि तुम डचों से मिले हो। सच्चाई तो ये है कि मीर जाफ़र डचों से नहीं मिला था, लेकिन मीर जाफ़र उनको पैसे नहीं दे पा रहा था, इसलिए एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया और कहा गया कि तुम डचों से मिले हो। तो मीर जाफ़र खुद ही अपने शासन सत्ता को अपने दामाद मीर कासिम को दे देता है और अंग्रेज़ों से कहता है कि आप मीर कासिम को, जो कि आपके सहयोगी हैं, हमारे दामाद भी हैं, आप मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दीजिए। मैं अब क्षमता नहीं रखता हूँ कि इस सिंहासन को और संभाल पाऊँ। अंग्रेजों के दबाव के कारण, अंग्रेजों की खुली लूट के कारण मीर जाफ़र अपने सिंहासन को अपने दामाद को दे देता है, जिसका नाम होता है मीर कासिम। लेकिन अंग्रेजों की नीयत तो लूटने के लिए थी ही। मीर कासिम को इधर क्या कहते हैं कि देखो ऐसा है कि आप अब बंगाल के नवाब बनने जा रहे हो, ठीक है, आप बंगाल के नवाब बनने जा रहे हो, हमें क्या दोगे? तो मीर कासिम, अरे उसके पिताजी का क्या जा रहा था भाई, मीर कासिम से लिखवा लिया जाता है कि आप हॉलबेल को, बेंसीटार्ट को और अंग्रेजी जो सैनिक हैं या जो अंग्रेजी सेनापति हैं, उन लोगों को आप कुछ पैसे देंगे। तो साहब कितने पैसे देने होते हैं, कितने पैसे की बात होती है? यहाँ तो सिर्फ पैसों का खेल होता है, याद रखना है। तो पैसों का खेल होता है तो 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड बेंसीटार्ट को देने पड़ते हैं दोस्तों, याद रखना है। तो 50,000 पाउंड बहुत बड़ी बात होती है। 50,000 पाउंड बेंसीटार्ट को देने होते हैं और 27,000 पाउंड हॉलवेल को देने होते हैं और 29 लाख रुपए अंग्रेजों को देने होते हैं। ये इतना पैसा इन लोगों को देता है। मेरे प्यारे साथियों, आप सोचिए अंग्रेजों ने किस कदर का लूटा। इतना पैसा मीर कासिम इनको दे देता है, लेकिन इसके बाद भी मीर कासिम के ऊपर कंटिन्यू दबाव बनता है
ये लिखा हुआ है कि मीर कासिम पर इसके बाद भी अंग्रेजों ने नवाब बनाने के बाद इतनी चीज़ों का डिमांड की कि मीर कासिम को अपने दरबार के सोने के जो आभूषण थे, अपने दरबार के जो सोने की चीज़ें थीं, उनको बेचना पड़ा और बेच बेच के अंग्रेजों को ये पैसा देना शुरू कर देता है। लेकिन दबाव इतना बढ़ जाता है कि मीर कासिम अब देने में असमर्थता जता देता है। और जब मीर कासिम असमर्थता जता देता है कि मैं अब और आपको नहीं दे सकता हूं, तो यहीं पर अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में कटवा नामक स्थान पर कटवा का युद्ध होता है। दोस्तों याद रखना है, कटवा का युद्ध होता है और मीर कासिम वहां से भाग जाता है। मीर कासिम जब भाग जाता है, क्योंकि ये हारने लगता है, तो भाग जाता है और भागने के बाद अंग्रेज फिर से उसी को, विश्वासघाती को, मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बैठा देते कि तू ही बैठ, तू ही चला अभी शासन। बाकी पूरी बागडोर अंग्रेजों के पास रहती है और मीर जाफर को यहाँ से फिर से गद्दी पर बैठा दिया जाता है। दोस्तों मीर कासिम यहाँ से भागता है। मीर कासिम भागने के बाद पहुँचता है इलाहाबाद। वहाँ पहले से ही मुगल शासक था, बैठा हुआ था, बगोड़ा था, वहाँ से वो बैठा हुआ था। तो 3 लोग वहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों इलाहाबाद में 3 लोग इकट्ठे होते हैं। कौन कौन से 3 लोग इकट्ठे होते हैं? एक तो वही कौन, सुजाउद्दौला, एक दूसरा मीर कासिम, तीसरा शाह आलम। ठीक है, तो ये 3 लोग मिलते हैं वहाँ पर। तो आपको याद रखना, मुगल सम्राट, अवध का नवाब और यहाँ से भागा हुआ ये मीर कासिम, ये 3 लोग वहाँ पर मिलते हैं। और तीनों लोग मिलने के बाद अपना एक ग्रुप बनाते हैं और अंग्रेज़ों के ऊपर हमला करने की पूरी साजिश बनाते हैं कि अपन को वापस अपना राज्य मिल सके। तो मुग़ल सम्राट जो था, जो भगोड़ा था, मुग़ल शाह आलम, अवध का नवाब और मीर कासिम। ठीक है, तो अवध का नवाब भी मिल जाता है, अवध का नवाब मिलता है, यहाँ से मीर कासिम मिल जाता है, सुजाउद्दौला। तो ये लोग मिलकर के अपना एक गुट बनाते हैं और अंग्रेज़ों के ऊपर हमला करने की पूरी प्लानिंग करते हैं। अंग्रेज़ों पर हमला भी करते हैं, लेकिन इसमें इन तीनों लोगों की बहुत बुरी तरह से हार होती है। और दोस्तों इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 लोगों के गुटों ने क्या अंग्रेज़ों से युद्ध कर पाया, और यदि ये हारे तो उसके बाद हिंदुस्तान को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो दोस्तों एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में हमने सबसे पहले देखा था कि फर्रुखसियर दिल्ली का शासक बनता है, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है, फर्रुखसियर के दरबार में हैमिल्टन आता है, उसको ठीक कर देता है, वहाँ से दस्तक ले लेता है, खुली लूट करना शुरू कर देता है। अली वर्दी खां जो बंगाल का नवाब होता है अंग्रेज़ों के विरोध में आ जाता है। उसके बाद तमाम और भी शासक होते हैं बंगाल में। फाइनली जो बहुत महत्वपूर्ण जिसके ऊपर कहानी चली है वो था, आपको याद रखना, सुजाउद्दौला। तो यहाँ पर सुजाउद्दौला था वो बनता है 1756-57 में। प्लासी का युद्ध होता है, पहले अलीनगर की संधि होती है, फिर प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में ये हार जाता है, मीर जाफ़र की वजह से हारता है। मीर जाफ़र शासक बनता है, मीर जाफ़र भी इनको झेल नहीं पाता, भाग लेता है वहाँ से। और मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को बनाया जाता है उसका दामाद। मीर कासिम भी नहीं झेल पाता है और ये कटवा के युद्ध में परास्त होकर के भाग जाता है। भागने के बाद ये तीनों लोग इलाहाबाद में मिलते हैं। कौन कौन मिलता है? यहाँ पर इलाहाबाद में मिलता है सुजाउद्दौला मिलता है, इसके अलावा शाह आलम मिलता है और मीर कासिम मिलते हैं। तीनों का त्रिगुट बनता है। अंग्रेज़ों के ऊपर ये तीनों लोग मिलकर हमला करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मैं लेके आने वाला हूँ। इसी तरह से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अगर मेरी मेहनत आपको ज़रा सी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दुआएं हैं आप सब जल्दी जल्दी सेलेक्ट हों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।